सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स की ये 14th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आकलन के प्रतिमान। अब देखो, आकलन के काफ़ी सारे प्रतिमान होते हैं, उनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये चीज़ें हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, आज भी हमें सेम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मैथ के सब्जेक्ट में। हम पहले हिंदी, इंग्लिश वगैरह में, इसके अलावा जो CDP है उसमें भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से किस किस तरह के सीटेट क्वेश्चन पूछता है, वे भी हम इस सेशन के लास्ट में कवर कर लेंगे। तो आकलन के कुछ प्रतिमान होते हैं, ये 6 प्रतिमान आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिमान की बात करते हैं, अधिगम के लिए आकलन। सबसे पहला प्रतिमान है आज का हमारा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके नाम हल्का फुल्का आगे पीछे आ जाते हैं, कुछ बदल कर भी दे देता है सीटेट, तो आप इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अधिगम हेतु आकलन भी लिखा हुआ आ जाता है आपके पेपर में, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश में भी हल्का फुल्का पढ़ लिया करो। तो अधिगम के लिए आकलन, देखो आपने पढ़ा था रचनात्मक मूल्यांकन, तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वही हमारा अधिगम के लिए आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? जब हम बच्चों का आकलन अपने जो पाठ है उसकी शुरुआत से ठीक पहले करते हैं, या पाठ को पढ़ाते टाइम हम बच्चों का आकलन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम के लिए आकलन कहलाती है। जिस तरह हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक उसी तरह हमारा अधिगम के लिए आकलन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो मूल्यांकन का प्रकार होता है, और अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? ये आकलन करने का एक पैटर्न होता है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ इनका एक ही होता है। तो पाठ पढ़ने से ठीक पहले या पाठ पढ़ने के दौरान जो आकलन करता है एक टीचर, वो अधिगम के लिए आकलन होता है। जो यह आकलन जो होता है निदानात्मक व उपचारात्मक रूप का होता है। निदानात्मक मतलब हम बच्चों की समस्याओं की जानकारी लेते हैं, बच्चों को कौन सी समस्याएं हैं। उपचारात्मक मतलब बच्चों की उन समस्याओं का हम उपचार कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों के कमजोर बिंदुओं को जांचते हैं कि बच्चों को क्या कमजोर बिंदु है, और तुरंत अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर लेते हैं, और तुरंत उन जो कमजोर बिंदु है उसका उपचार कर देते हैं, हम बच्चों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसके द्वारा एक शिक्षक को वर्तमान ज्ञान व कौशलों की जानकारी लेने में सहायता मिलती है कि बच्चों का जो करंट नॉलेज है, करंट कौशल है कितने हैं, और उसके अनुरूप वह अपने शिक्षण प्रक्रिया को मोड़ देता है, उसमें सुधार कर देता है। इसके द्वारा तुरंत शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कहें आप, या फिर अधिगम के लिए आकलन कहें, इसके द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार किया जाता है, बच्चों के तुरंत ज्ञान को जांचा जाता है, और तुरंत शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर दिया जाता है। एक टीचर क्लास में आता है, और क्लास में आने के बाद वह तुरंत बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वो कौन सा आकलन है? अधिगम के लिए आकलन है। एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, और पढ़ाते टाइम बीच में वह बच्चों से कुछ क्वेश्चन करता है, तो वह कौन सा आकलन है? अधिगम के लिए आकलन है। यह आकलन बच्चों को प्रेरणा देता है, क्योंकि एक टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों के कमजोर बिंदु कौन से हैं, तो वह टीचर उन्हें प्रेरित कर देता है, और वो जो उनके कमजोर बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कर देता है, तो बच्चों के कमजोर बिंदु भी, वो कमजोरी भी दूर हो जाती है, तो बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यह रचनात्मक मूल्यांकन की तरह का ही होता है। तो इसकी विधियां वगैरह, करने के तरीके वगैरह सेम वही है हमारे रचनात्मक मूल्यांकन वाले। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखो, अधिगम का आकलन से मतलब होता है जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, अब हम उसका आकलन करेंगे। अधिगम का आकलन हमारे योगात्मक मूल्यांकन की तरह ही होता है। जब हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ये जानने के लिए जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो कितना प्रभावी रहा है, बच्चे कितना समझ गए हैं उसमें से, उसके लिए जो हम आकलन करते हैं वो होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन जो होता है, अधिगम के लिए आकलन नहीं, अधिगम का आकलन होता है। अधिगम का आकलन मतलब पाठ को पढ़ाने के बाद, शिक्षण सत्र के बाद, शिक्षण प्रक्रिया के बाद जो हम आकलन करते हैं वो अधिगम का आकलन होता है। इसके अलावा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और शिक्षण प्रक्रिया से पहले जो हम आकलन करते हैं वह अधिगम के लिए आकलन होता है। शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाने वाला आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है। इसके द्वारा एक शिक्षक को यह पता चलता है कि उसका शिक्षण कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा। इसमें हम छात्रों को ग्रेड व नंबर दे देते हैं, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें बच्चों को ग्रेड या नंबर देने हैं। यह योगात्मक मूल्यांकन की तरह का होता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम में आकलन। अगर एक टीचर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों से बिना कुछ क्वेश्चन पूछे, बिना आकलन की या मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रयोग करे, पढ़ाई के दौरान ही बच्चों का आकलन कर लेता है,
वो प्रक्रिया कहलाती है अधिगम्य आकलन। मतलब अधिगम की प्रक्रिया के बीच में ही एक टीचर बच्चों का आकलन कर रहा है। असेसमेंट इन लर्निंग, जैसे एक टीचर बच्चों से कहता है, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं बच्चों को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी का एक पाठ पढ़ा रहे हैं हम। तो पहले उस पाठ को एक टीचर ने पढ़ा, सहस्वर वाचन करना होता है टीचर को। टीचर अपने आप उस पाठ को खड़ा होकर बोलता है सब बच्चों के सामने, और उसके बाद टीचर कहता है कि अब इस पाठ को एक एक करके सभी बच्चे बोलेंगे। तो सभी बच्चे बोलेंगे, मैं गलत बोले चाहे सही बोले, बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा ही तो रहा है। पढ़ाते टाइम ही टीचर उनको फोकस कर रहा है कि बच्चे कैसा बोल रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। तो उस पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान ही एक टीचर बच्चों का आकलन कर लेता है। इसी तरह ये भी हो सकता है, एक टीचर बोर्ड पर कोई मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और टीचर बोलता है बच्चों से इसके आगे क्या आएगा, तो बच्चे कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। फिर टीचर बोलता है आगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो कुछ बच्चे सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे। तो उससे टीचर अंदाज़ा लगा लेगा कि बच्चों ने इसे कितना सीख लिया है। तो देखो, टीचर ने न तो कोई क्वेश्चन पूछा बच्चों से, न कोई मूल्यांकन किया, न टेस्ट लिया उनका, लेकिन टीचर ने पढ़ाने के दौरान ही पता लगा लिया कि बच्चों की योग्यताएं कितनी है, बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। तो वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछते हम इसमें, बस शिक्षण प्रक्रिया करते करते ही जो एक टीचर बच्चों का मूल्यांकन कर देता है, वह होता है हमारा अधिगम्य आकलन। नेक्स्ट है हमारा अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। ये होता है जब एक टीचर बच्चों को खुद ही कहता है कि आप खुद को, ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करो और खुद देखो कितने आप सोल्व कर पा रहे हो, अपनी स्थिति को खुद जांचो कि आप पे कितना आता है, कितना आपने सीख लिया है। वो होता है हमारा अधिगम के रूप में आकलन। मतलब क्या हुआ, बच्चे खुद अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। जब बच्चे खुद अपना मूल्यांकन करते हैं या खुद अपना आकलन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम अधिगम के रूप में आकलन। इसे स्वयं आकलन भी कह देते हैं, क्योंकि बच्चे स्वयं अपना आकलन कर रहे हैं। इसमें एक टीचर बच्चों को आकलन करने के अवसर देता है, खुद का आकलन करने के। इसमें छात्र अपना स्वयं आकलन करते हैं। सहपाठी आकलन क्या होता है, पीयर असेसमेंट, जब बच्चे अपने दोस्त का आकलन करें कि 10 क्वेश्चन है, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इन्हें सोल्व करेंगे। तो सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में 10 क्वेश्चन सोल्व किए। अब टीचर कह सकता है कि ये कॉपी अपने दोस्त को दे दो, वह दोस्त इसे दे देगा, वह दोस्त इसे दे देगा, वह पिछली लाइन में दे देगा। तो इस तरह से सब बच्चे एक दूसरे को अपनी कॉपी दे देंगे, और फिर वे जो दोस्त हैं वे उन कॉपी की जांच करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। इस आकलन को हम बोलते हैं सहपाठी आकलन, समकक्षी आकलन, पीर असेसमेंट। दोस्त के द्वारा किया जाने वाला आकलन, जब बच्चे खुद एक दूसरे का आकलन करें। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय आधारित आकलन। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, जब हमारा स्कूल ही या हमारा कॉलेज के टीचर ही हमारा आकलन करे, वो इंटरनल एग्जाम होता है। अब इंटरनल एग्जाम का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारे जो टीचर होते हैं उन्हें हमारी योग्यताओं के बारे में पता चलता है। हमारे टीचर हमें बेहतर जानते हैं, तो हमारा आकलन बेहतर कर पाते हैं। इस वजह से ये विद्यालय आधारित जो आकलन होती है, इसको चलाया जाता है। इसके द्वारा हमारे जो टीचर हैं उन्हें हमारी कमियों का पता चल जाता है, और वे उन्हें अपने शिक्षण के द्वारा उन कमियों को दूर कर देते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम में बच्चे को जो डर होता है, उस डर को भी निकाला जाता है इंटरनल एग्जाम के द्वारा। बोर्ड के पेपर इसमें नहीं आते, क्योंकि बोर्ड के पेपर एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं और बाह्य संस्था करती है, बाह्य संस्था कराती है बोर्ड के पेपर। इंटरनल एग्जाम का मतलब है हमारा स्कूल या कॉलेज खुद एग्जाम कर रहा है, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अहम होता है ये। इसके द्वारा क्या होता है, एक टीचर को पता चल जाता है कि उसके कौन सा बच्चे की क्या स्थिति है, कितना इंटेलिजेंट है वो, या क्या चीज़ वो अच्छे से जानता है, किस चीज़ में उसे समस्या है। तो टीचर जब पढ़ाने आता है, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करता है और शिक्षण प्रक्रिया का समाप्त करता है। इससे वह जो में कमज़ोर बिंदु हैं बच्चों के, उनको पढ़ा सकता है, वह बच्चों की कमजोरी को दूर कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आकलन के कुछ प्रतिमानों की हमने बात की है। आसान सा पॉइंट है, एक बार आप रिवाइज करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से सीटेट पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, हमारे टीचर हमारे पेपर लेते हैं, हमारा आकलन करते हैं, वो किस पर आधारित होता है। यह आकलन कम खर्चीला होता है, कम मितव्ययी होता है, मतलब मितव्ययी होता है, कम किफ़ायती होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो पैसे की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वाली बात हम नहीं करते शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की अक्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ये हो सकता है हमारे जो टीचर हैं वे जो बोर्ड वाले
एग्जामिनर हमारे जो बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे, हमारे जो टीचर हमारी क्लास में पढ़ा रहे हैं वे हमें ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो वे हमारी क्षमताओं को ज़्यादा बेहतर जांच पाएंगे। ये हो सकता है इसका उत्तर। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, इसके लिए हम अपने स्कूल में ही करा देते हैं पेपर। ग्रेड तो हम बच्चों को देते ही नहीं है मूल्यांकन में, ये तो गलत हो जाता है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। हमारा विद्यालय ज़्यादा सक्षम है। जो बाह्य परीक्षा निकाय जो हैं, बाह्य परीक्षाएं आयोजित कराती है हमारी परीक्षा संस्थाएं, वे सक्षम नहीं है। देखो सक्षम तो में भी हैं, तभी तो इतने साल से हम परीक्षा करा रही हैं, बोर्ड वगैरह परीक्षाएं आयोजित करा रही हैं, तो ये तो गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हमारे स्कूल के टीचर हमें ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस वजह से वे हमारा ज़्यादा बेहतर आकलन कर पाते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक टीचर है, वो अपनी क्लासरूम को घूमने के लिए ले जाती है, अपनी कक्षा को, क्लासरूम को नहीं, अपनी कक्षा के बच्चों को। और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि बताओ तुमने क्या क्या देखा। तो एक टीचर है हमारी क्रिस्टीना, ये क्या करती है? बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है घूमने के लिए, और जब ये घूम कर आती है तो बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर करती है, उनसे पूछती है कि बताओ आपने क्या देखा या क्या सीखा वगैरह वगैरह। ये जो क्रिस्टीना की ये जो कार्य है, ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। अब इसमें से हमें बताना है किसका, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से आकलन का प्रतिमान है। तो क्रिस्टीना क्या कर रही है? अब वे घूम तो लिए हैं बच्चे, तो कार्य तो हमारा समाप्त हो गया है। कार्य समाप्ति के बाद बच्चों का आकलन कर रही है वो, और कार्य की समाप्ति के बाद जो आकलन करते हुए होता है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो यह किस चीज़ के समान होता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, या सीखने का आकलन। तो क्या होता है ये? जब एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को चखता है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा कार्य तो समाप्त नहीं हुआ है, खाना बन रहा है, और खाना बनते बनते हम उसका आकलन कर रहे हैं, क्या वह सही बना हुआ है या कोई कमी है उसमें। और जब कार्य चल रहा होता है, कार्य के दौरान हम कोई जो आकलन करते हैं वो सीखने के लिए आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सीखने के लिए आकलन जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है हमारा सबसे पहला आकलन का प्रतिमान, वो क्या करता है? प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ये बात सही है, जो हमारा आकलन होता है वो बच्चों को मोटिवेट कर देता है। रैंक देने या ग्रेड देने, उन्हें अलग करने, ये सारे कार्य हम नहीं करते हैं आकलन में, बच्चों को ग्रेड वगैरह नहीं देते हैं। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देना, देखो ग्रेड्स वगैरह पर हम बल नहीं देते, सेम बात आ गई दोबारा। ये विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन की गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए सबसे अच्छा जा रहा है इसमें, कि जो हमारा सीखने का आकलन है वो बच्चों को प्रेरित कर देता है, प्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। देखो कोई भी आकलन है बच्चों और टीचरों को लापरवाह तो नहीं बनाएगा, और शिक्षा जो हमारा शिक्षा बोर्ड है उसकी जवाबदेही भी से भी हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा शिक्षा बोर्ड है वो सही कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसकी जवाबदेही क्या होती है उससे भी हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो दो ऑप्शन बचे हमारे पास, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, देखो बाधा भी उत्पन्न नहीं करता हमारा जो मूल्यांकनीय आकलन होता है। तब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है सी वाला, कि जो हमारे बच्चे होते हैं वे ऐसे वातावरण में अधिक सीख रहे हैं जिसे वे जानते हैं, तो बच्चों की परिचित वातावरण में सीखने में अधिक मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सके। ये तो गलत है, विकेंद्रीकरण मतलब हमारी जो सेंटर की पावर है, स्कूलों में जो सेंटर है स्कूलों का, जो स्कूलों को चला रहा है उसकी पावर बिखर जाए, तो इससे ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसका तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, ये अच्छा है। जो विद्यालय आधारित आकलन है उसमें एक टीचर क्या करता है, अच्छे से बच्चों का आकलन कर देता है, जो उनकी कमी है उन्हें दूर कर देता है वह, तो बच्चों का जो विकास होता है वो अच्छा हो जाता है, तो सभी विद्यार्थियों का विकास सुनिश्चित हो जाता है। इसका ये उत्तर हमारा सही हो जाता है। अब बाद के उत्तर भी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु
अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो टीचर को प्रेरित नहीं करना है, हमें बच्चों को प्रेरित करना है। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी अच्छी प्रदर्शन ला सकता है। ये भी नहीं है कि विद्यालयों में आपस में कंपटीशन चल रहा है कि हमारे विद्यालय में ज़्यादा प्रतियोगिताएं हो रही हैं या तुम्हारे में हो रही हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा मेन क्या है, बच्चों की जो कमियां हैं में सुधर जाएं, बच्चों का अच्छे से विकास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई है तो। अधिगम के लिए आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन है ये, अधिगम के लिए आकलन नहीं है। अधिगम में असेसमेंट इन लर्निंग, इन लर्निंग का मतलब होता है बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पढ़ने के दौरान ही एक टीचर अपने आप ही बच्चों का आकलन कर लेता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर। बच्चों को ग्रेड या अंक देने हैं, ये काम हम नहीं करते। जांच परीक्षण के लिए अधिगम में आकलन में हम कोई परीक्षण वगैरह लेते ही नहीं है बच्चों का। अधिगम में आकलन में तो हम बस वैसे ही बच्चों का आकलन कर देते हैं बिना कोई टेस्ट लिए। प्रेरणा के लिए ये बात हो सकती है, कोई भी आकलन हो, कोई भी मूल्यांकन हो, वह बच्चों को प्रेरित जरूर करता है। पृथक्करण और श्रेणीकरण, न तो हम बच्चों की अलग अलग श्रेणी बनाते और न ही बच्चों को हम पृथक करते एक दूसरे से। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका सही ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है ही नहीं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे सीटेट की। इसी तरह से अगर आप बेहतर और अच्छी सी क्लासेस लेना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सीटेट के दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। आई होप इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे, ये टॉपिक अब क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।